गेट एक्स्ट्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी मेजबान आरव। हम सब एलन मस्क का नाम जानते हैं, टेस्ला, स्पेसएक्स, मार्स। लेकिन आज हम इन कंपनियों की बैलेंस शीट नहीं देखने वाले। हम कोशिश करेंगे उस दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की जिसने इन्हें बनाया है। बिल्कुल, और हमारा आज का मकसद भी यही है। हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जो उनकी मशहूर फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग है, हाँ, जिसके बारे में आजकल सब बात करते हैं, क्या ये सिर्फ एक फैंसी शब्द है या ये सच में कोई ऐसा टूल है जिससे उन्होंने वो कर दिखाया जो मतलब सरकारें तक करने से डरती थी। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके बचपन से लेकर उनके सबसे बड़े मिशन तक उनकी पूरी सोच पर रोशनी डालती है। तो चलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करते हैं। कहानी जैसा कि हम जानते हैं दक्षिण अफ्रीका से शुरू होती है। उनके बचपन के बारे में जो जानकारी है वो बताती है कि वो काफी अकेले थे। स्कूल में उन्हें तंग किया जाता था और उनका ज्यादातर वक्त किताबों के साथ बीतता था। हाँ, लेकिन ये सिर्फ अकेलेपन से बचने का एक तरीका नहीं था। एक तरह से ये उनके दिमाग की ट्रेनिंग। हाँ, वो दिन में कई कई घंटे पढ़ते थे और उनकी पसंद क्या थी? साइंस फिक्शन और एनसाइक्लोपीडिया। अब देखिए, अच्छी कहानियां तो कल्पना को उड़ान देती हैं, जैसे गेट एक्स्ट्रा ऐप पर जो ऑडियो स्टोरीज और फेरी टेल्स हैं, लेकिन मस्क के लिए ये उससे कई ज्यादा था। मतलब ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, आप ये कह रहे हैं? मनोरंजन से बहुत बढ़कर था। ये एक तरह का दिमागी अभ्यास था। सोचिए, एक अच्छी साइंस फिक्शन कहानी क्या करती है? वो एक सवाल पूछती है, क्या होगा अगर? हाँ, क्या होगा अगर हम समय में यात्रा कर सकें? या बिल्कुल, क्या होगा अगर समाज इस एक सिद्धांत पर चले? आर्थर सी क्लार्क या आइजैक असीमोव की कहानियां वो असल में फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का ही एक रूप हैं। वो दुनिया को उसकी बुनियादी ईंटों तक तोड़ते हैं और फिर एक नई संभावना खड़ी करते हैं। तो मस्क का दिमाग बचपन से ही ऐसे सोचने के लिए तैयार हो रहा था। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। तो वो सिर्फ कहानियां नहीं पढ़ रही थीं, वो एक तरह से दुनिया के सिस्टम को रिवर्स इंजीनियर कर रहे थे। हमेशा ये सवाल, ये दुनिया काम कैसे करती है, जीवन का मकसद क्या है? हाँ, तो वो सिर्फ एक किताबी कीड़ा नहीं थे, वो एक भविष्य के इंजीनियर थे जो दुनिया को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब वो कॉलेज पहुंचे, क्या इन बड़े सवालों ने किसी ठोस लक्ष्य का रूप लिया? हाँ, यहीं से तस्वीर साफ होने लगती है। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते उन्हें यह समझ आ गया था कि वो सिर्फ बिजनेस नहीं करना चाहते, वो मानवता के भविष्य पर सबसे बड़ा और सबसे सकारात्मक असर डालना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने 3 क्षेत्र चुने। हाँ, 3 ऐसे क्षेत्र जहां उन्हें लगा कि सबसे बड़े बदलाव की गुंजाइश है। पहला था इंटरनेट, दूसरा स्वच्छ ऊर्जा या सस्टेनेबल एनर्जी, और तीसरा अंतरिक्ष की खोज, ताकि मानवता सिर्फ एक ग्रह तक सीमित ना रहे। इन सभी क्षेत्रों में तो पहले से ही बड़ी-बड़ी कंपनियां, सरकारें सब काम कर रही थीं। तो इन बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का तरीका क्या था? यहीं पर उनकी वो खास सोच काम आई है ना? बिल्कुल, जिसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। लेकिन इस शब्द को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम में से ज्यादातर लोग कैसे सोचते हैं। हम सोचते हैं एनालॉजी से, मतलब नकल करके। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। नकल से सोचना सुनने में थोड़ा नेगेटिव लगता है, पर क्या ये हमेशा बुरा होता है? सीखते तो हम ज्यादातर ऐसे ही हैं। बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, ये हमेशा बुरा नहीं होता है। एनालॉजी से सोचना हमें तेजी से सीखने में मदद करता है। आपको एक बेहतर सूटकेस बनाना है तो आप पुराने सूटकेस को देखते हैं और उसमें पहिए लगा देते हैं। हाँ, ये एक सुधार है। लेकिन अगर आप एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने का साधन बनाना चाहते हैं तो सिर्फ पुराने तरीकों में सुधार करने से काम नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल शून्य से शुरू करना होगा। और यही है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, शून्य से शुरुआत करना। हाँ, इसका मतलब है किसी भी समस्या को उसकी सबसे बुनियादी मौलिक सच्चाइयों तक तोड़ देना, उन हिस्सों तक जहां उसे और न तोड़ा जा सके, और फिर उन सच्चाइयों के आधार पर जमीन से एक नया समाधान खड़ा करना। ये सुधार नहीं, ये आविष्कार है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो शायद स्पेसएक्स ही होगा। जब मस्क ने रॉकेट बनाने का सोचा तो अंतरिक्ष उद्योग दशकों से एक ही तरीके से काम कर रहा था और अविश्वसनीय रूप से महंगा था, बेहद महंगा। जब उन्होंने नासा और रूसी एजेंसियों से रॉकेट खरीदने की कोशिश की तो एक रॉकेट की कीमत $65 मिलियन से भी ज्यादा थी। इतने में तो कोई नया खिलाड़ी बाजार में टिक ही नहीं सकता था। बिल्कुल नहीं। तब उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने सवाल पूछा, एक रॉकेट बनता किस चीज से है? उन्होंने उसे उसकी बुनियादी सच्चाइयों तक तोड़ा। एकदम। जवाब क्या था? एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर, कार्बन फाइबर और ईंधन। अच्छा। तो अगला सवाल था, अगर हम ये सारा कच्चा माल
सीधे बाजार से खरीदें तो इनकी कीमत क्या होगी? 1 मिनट, तो वो रॉकेट खरीदने के बजाय ये हिसाब लगा रहे थे कि रॉकेट बनाने का सामान कितने का आएगा। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई कार खरीदने के बजाय स्टील, रबर और शीशे का भाव पता कर रहा हो। हाँ, और किसी ने इस पैमाने पे ऐसा सोचा नहीं था। और जो जवाब मिला उसने सब कुछ बदल दिया। कच्चे माल की कीमत बने बनाए रॉकेट की कुल कीमत का सिर्फ 2% थी। क्या? सिर्फ 2%? ये तो अविश्वसनीय है। तो बाकी का 98% पैसा कहाँ जा रहा था? वही तो असल सवाल था। वो पैसा जा रहा था पुरानी और इनएफिशिएंट निर्माण प्रक्रियाओं में। दशकों से चली आ रही सप्लाई चेन, जहां हजारों कॉन्ट्रैक्टर्स अपने अपने हिस्से बनाकर भारी मुनाफे पर बेचते थे। अच्छा। मस्क ने इसी 98% में इतिहास का सबसे बड़ा मौका देखा। उन्होंने कहा, हम सिर्फ कच्चा माल खरीदेंगे और रॉकेट के 80 से 90% हिस्से खुद अपनी फैक्ट्री में बनाएंगे। इसी को वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं, मतलब सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना। हाँ, और ये एक बहुत बहुत बड़ा जोखिम था। सोचिए, नासा और बोइंग जैसी कंपनियां हजारों कॉन्ट्रैक्टर्स पर निर्भर थीं और मस्क अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी वजह से स्पेसएक्स रॉकेट बनाने की लागत को लगभग 10 गुना कम कर पाया और अंतरिक्ष उद्योग में क्रांति ला दी। ये तो कमाल है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स का सीधा नतीजा था। क्या ये तरीका उन्होंने कहीं और भी इस्तेमाल किया? टेस्ला में शायद? ये तो उनका मूल मंत्र है। टेस्ला में भी यही हुआ। 2000 के दशक में इलेक्ट्रिक कारों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? बैटरी। बहुत महंगी थी। बहुत ज्यादा। बैटरी पैक लगभग $600 प्रति किलोवाट घंटा के थे, जिससे कार की कीमत आसमान छू जाती थी। और पूरी इंडस्ट्री मान चुकी थी कि बैटरी की कीमत कम नहीं हो सकती। तो मस्क ने फिर से वही सवाल पूछा होगा, एक बैटरी बनती किस चीज से है? एकदम सही। उन्होंने बैटरी को तोड़ा उसकी बुनियादी सामग्री तक, कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम, कार्बन। फिर उन्होंने लंदन मेटल एक्सचेंज पर इन सभी चीजों की कीमत पता की। और नतीजा, अगर आप कच्चा माल खरीदकर खुद बैटरी सेल बनाते हैं तो लागत $80 प्रति किलोवाट घंटा से भी कम आ सकती है। $60 से सीधे $80? ये तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और इसी एक विश्लेषण के आधार पर उन्होंने नेवाडा में दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी फैक्ट्री, गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला किया। तो ये तरीका सिर्फ बिजनेस को सस्ता बनाने का नहीं है, ये असल में असंभव लगने वाली चीजों को संभव बनाने का एक नक्शा है। बिल्कुल। और जब आपके पास ऐसा नक्शा हो तो आप छोटी मोटी समस्याओं के बारे में नहीं सोचते, आप मानवता के अस्तित्व से जुड़े सबसे बड़े सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। और यहीं से उनका सबसे बड़ा मिशन शुरू होता है। मस्क का मानना है कि मानव जाति का अस्तित्व एक बहुत बड़े जोखिम में है। हमारी चेतना, हमारी संस्कृति, हमारी सारी उम्मीदें सब एक ग्रह पर टिकी हैं, पृथ्वी पर। ये तो ऐसा है जैसे आपने अपने जीवन की सारी जानकारी एक ही हार्ड ड्राइव में रखी हो, बिना किसी बैकअप के। बिल्कुल सही। एक ही टोकरी में सारे अंडे। और वो किन खतरों की बात करते हैं? कई सारे। कुछ धीमे हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन। कुछ अचानक आ सकते हैं, जैसे कोई बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा जाए या कोई नई और घातक महामारी। और कुछ हमारे अपने बनाए हुए भी हैं। हाँ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंट्रोल से बाहर हो जाना या कोई वैश्विक परमाणु युद्ध। इनमें से कोई भी एक घटना पृथ्वी पर से इंसानी वजूद को मिटा सकती है। तो इस समस्या का उनका समाधान क्या है? उनके लिए मानवता को बचाने का एकमात्र लंबा और टिकाऊ रास्ता है इंसानों को एक से ज्यादा ग्रहों पर बसाना, जिसे वो कहते हैं एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनाना। एक ऐसी प्रजाति जो सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी रहती हो। और इसीलिए उन्होंने स्पेसएक्स बनाया। हाँ, तो स्पेसएक्स का असली मकसद सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करना या नासा के लिए काम करना नहीं है। ये सब तो बस रास्ते का एक हिस्सा है। बिल्कुल, वो सब इस बड़े लक्ष्य को फंड करने का तरीका है। स्पेसएक्स का जो अंतिम और सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है मंगल ग्रह पर इंसानों की एक आत्मनिर्भर बस्ती बसाना। आत्मनिर्भर? हाँ, एक ऐसा शहर जहाँ कम से कम 10 लाख लोग रह सकें और पृथ्वी से किसी भी मदद के बिना अपना अस्तित्व बनाए रख सकें। 10 लाख लोग? ये सिर्फ चांद पर झंडा गाड़ने ऐसा मिशन नहीं है, ये तो एक दूसरी दुनिया बसाने की बात है। हाँ, ताकि अगर कल पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ी तबाही आ भी जाए तो इंसानियत की लौ किसी दूसरे ग्रह पर जलती रहे। ये उनकी सोच का अंतिम बिंदु है। उनके बचपन की साइंस फिक्शन कहानियों से लेकर फर्स्ट प्रिंसिपल्स के जरिए असंभव चीजों को बनाने तक सब कुछ इसी एक बड़े मिशन की ओर जाता है। मानवता के लिए एक बैकअप प्लान तैयार करना। सही कहा। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? हमने देखा कि एलन मस्क को जो चीज भीड़ से अलग करती है वो सिर्फ उनकी दौलत या उनकी कंपनियां नहीं है। नहीं, ये उनकी सोच का पूरा ढांचा है।
इसकी शुरुआत उनके बचपन के अनुभवों से होती है, जहां साइंस फिक्शन ने उन्हें बड़े और असंभव सपने देखना सिखाया। फिर ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स की सोच के रूप में एक शक्तिशाली टूल में बदल जाता है, जो उन्हें किसी भी उद्योग को उसकी जड़ से बदलने का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर ये सब एक ऐसे मिशन से जुड़ा है जो व्यक्तिगत लाभ से कहीं बहुत ऊपर उठकर पूरी मानवता के भविष्य को बचाने पर केंद्रित है। अगर इस तरह की सोच और कल्पना की शक्ति श्रोताओं को भी प्रेरित करती है, तो गेट एक्स्ट्रा ऐप जरूर डाउनलोड करें। वहां कई दिलचस्प ऑडियो स्टोरीज और फेरी टेल्स मिलेंगी जो कल्पना को नई उड़ान देती हैं। और क्या पता, किसी नए विचार को जन्म दें। और जाते जाते हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की किसी एक बड़ी चुनौती पर करें, चाहे वो आपके काम में हो या निजी जीवन में, तो उसका समाधान कितना अलग और कितना मौलिक हो सकता है।